दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद वर्ल्ड इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे कतर पर इस्राएली हमले से दुनिया भर में गुस्सा, यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन तलब, कतर के प्राइम मिनिस्टर का बड़ा ऐलान, कहा अपनी खुद मुख्तारी पर हुए हमले के बदले का हक रखते हैं हम। कतर के अमीर ने ट्रंप से की शिकायत, हमले की मजम्मत भी कर दी और यारी भी निभा ली। इसराइल से आई धमकी, कतर के बाद तुर्की भी निशाने पर आ सकता है। ट्रंप की नौटंकी, कहा हमला गलत भी है और हमास का खात्मा सही भी। ईरान ने फिर कर ली बड़ी डील, आईएईए फिर कर सकेगा ईरान में निगरानी, पाबंदियों से बचने के लिए किया फैसला। और यमन ने इसराइल पर किया हमला, उधर गजा के लिए मदद ला रहे फ्लोटिला के जहाजों पर दूसरी रात भी हुआ अटैक। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें इनसे कहीं ज्यादा होंगी और कतर और इसराइल का मामला सरे फहरिस्त होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहले कुछ बड़ी अपडेट सुन लीजिए सर। सभी का ताल्लुक कल कतर पर हुए इसराइल के हमले से है। दोहा पर इसराइल का जो हमला हुआ उससे दुनिया भर में गुस्सा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तलब कर ली गई है। इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया। इस हमले में हमास के 5 लोग मारे गए, जिनमें सीनियर लीडर खलील अल हया का बेटा भी शामिल है। कतर की सिक्योरिटी फोर्स का एक अफसर भी शहीद हुआ है। कतर ने इसे बुज़दिलाना हमला बताया और कहा कि उसे अमेरिका से कोई वार्निंग नहीं मिली थी। फ्रांस ने हमले को नामंजूर करने वाला एक्ट बताया। ब्रिटेन ने कतर की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी कहा और उधर सऊदी अरब ने इसे इसराइल की बर्बरियत बताया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अल्जीरिया और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर इमरजेंसी सेशन बुला रही है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने हमले को कतर की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर खुला हमला करार दिया है। मिडिल ईस्ट में तुर्की, ट्यूनीशिया और जॉर्डन समेत कई मुल्कों ने इसराइल की सख्त मजम्मत की है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि यह हमला कतर की अमन और सिक्योरिटी पर सीधा हमला है। ट्यूनीशिया ने इसे धोखेबाजी और कातिलाना वार बताया और जॉर्डन ने कहा कि यह हमला कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इनके अलावा जो दूर बसे मुल्क हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान और न्यूजीलैंड ने भी कतर के साथ इजहार हिमायत किया और यूएन से इसराइल को जवाबदेह ठहराने की अपील की। क्या इन सब के तरफ से इसराइल को कुछ सज़ा दी जा सकती थी? क्या इसराइल पर कुछ बंदिशें लगाई जा सकती थीं? क्या इसराइल के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा ट्रंप इस हमले से नाखुश हैं, लेकिन यह भी कहा कि एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि हमास के लोग मारे गए। मतलब वाह जी वाह, मजम्मत और तारीफ एक साथ। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन माजिद अल अंसारी ने कहा कि इसराइल ने साबित कर दिया है कि मीडिएटर्स भी महफूज नहीं हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कतर तमाम डिप्लोमेटिक और लीगल तरीकों से इसका जवाब देगा और अमेरिका के साथ मिलकर कोशिश करेगा कि आइंदा ऐसे हमले ना हो। इस्राएली मीडिया के मुताबिक दोहा पर ऑपरेशन में 10 से ज़्यादा जेट शामिल थे और उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइलें दागी, फाइटर जेट्स ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि इसराइल ने अमेरिका को हमले से सिर्फ कुछ मिनट पहले नोटिफाई किया और तब भी टारगेट की डिटेल नहीं दी। लेकिन मुझे ये लास्ट अपडेट बकवास लगती है। बिना अमेरिका की रजामंदी के मिडिल ईस्ट में उसके सबसे बड़े अलाई, उसके सबसे बड़े इत्तेहादी के ऊपर इसराइल ऐसे ही हमला तो नहीं कर सकता था। उसकी बाकायदा इजाज़त दी गई होगी और इजाज़त मिली भी होगी। अब एक सवाल इस खबर के साथ कि क्या कतर इसराइल से बदला लेने का इशारा दे रहा है? क्योंकि बयान ऐसा आया है। क्या वाकई कतर बदला ले पाएगा इसराइल से? ये मेरा सवाल है। और क्या अमेरिका अपने दो दोस्तों, एक कतर और दूसरा इसराइल, इन दोनों के बीच ये हमलों वाला खेल जारी रहने देगा? ये सबका सवाल है। दरअसल कतर के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि कतर इस खुले हमले का जवाब देने का हक रखता है। आज हम एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं और पूरे रीजन से इस बर्बरियत का जवाब आना चाहिए, ये उनका बयान था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि दोहा यानी कतर अब भी सीज फायर और होस्टेजेस की डील कराने की कोशिश जारी रखेगा। यानी अपनी कुर्सी जो चौधरी वाली है वो कतर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यही उसकी ठसक है। कोई चीज़ हमें इस रीजन में सुलह और अमन की कोशिशों से नहीं रोक सकती, ये अल थानी का बयान है। यानी कतर एक तरफ बदले का हक रिजर्व
कर लेना चाहता है, दूसरी तरफ मीडिएटर की कुर्सी भी संभाले रखना चाहता है। क्या कतर वैसे ही अमेरिका को बताकर इसराइल पर कोई लिमिटेड हमला करेगा जैसे ईरान ने कतर को बताकर अमेरिकी एयरबेस पर किया था, ताकि बदला ले लिया जाए, इसका नारा भी लग जाए और सामने वाले का नुकसान भी कम हो, ताकि एक जंग ना छिड़े। क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग में क्या होता है हमें सब पता है। कभी कभी जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहिए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने दोहा पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत की। ये अमीर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर थे। कमाल ये है कि वो अपने ऊपर हुए हमले की मजम्मत कर रहे हैं, कतर के अमीर। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत में ये कहा कि ये हमला कतर की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी पर खुला वार है और बैनुल अक़वामी कानून की सख्त खिलाफ वर्जी है। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसराइल के हमले को बेहद ख़तरनाक और एक क्रिमिनल एक्ट बताया। ट्रंप ने शेख तमीम से फ़ोन कॉल में हमले की मजम्मत की और कहा कि अमेरिका कतर के साथ है। वाह, ट्रंप के लिए तालियां बजनी चाहिए। हमला करने वालों के भी साथ हैं और हमला झेलने वालों के भी साथ हैं। मतलब ट्रंप ना हो गए, टेप रिकॉर्डर की कैसेट हो गए, दोनों तरफ से गाने बज रहे हैं, तराने बज रहे हैं। वाह, ये पहला मौका है जब कतर की सरजमीन पर इसराइल ने ऐसा हमला किया और इलाके में अमन की कोशिशें कर रहे कतर को सीधे निशाने पर लिया गया। जिन्हें याद ना हो उन्हें बता दूं, तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत या समझौता कतर ने करवाया। उसी समझौते के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकला। ईरान और इसराइल के बीच सीज़फायर कतर की कोशिशों से अमेरिका ने करवाया, ये सबको पता है। और गज़ा में लगातार सीज़फायर की कोशिशें, या पिछले जो छोटे सीज़फायर हुए वो भी कतर और मिस्र के मीडिएशन की वजह से हुए। और गज़ा में लगातार सीज़फायर की कोशिशें कतर और मिस्र की कोशिशों की वजह से ही हो रही हैं, मीडिएशन की वजह से हो रही हैं। जितने भी छोटे सीज़फायर पहले हुए हैं वो कतर और इजिप्ट की कोशिशों से हुई है। तो पूरे मिडिल ईस्ट में कतर की ठसक जो है ना, वो मीडिएटर के तौर पर है, बड़े बड़े ममालिक को एक साथ लाने वाले के तौर पर। क्या इस इमेज के साथ एक हमला झेल कर रह जाएगा कतर? फिर उसकी इज्जत क्या रहेगी? अरब ममालिक में अपने आप को अलग पेश करने वाले कतर के अमीर और कतर क्या इसराइल के इस हमले का कोई जवाब देंगे? क्या बदला लेंगे? और क्या वो बदला ले पाएंगे? छोटा सा एक अमीर मुल्क है और इसराइल के पास हथियारों की फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां हैं। इज्जत बचाने के लिए बदला लेंगे क्या बस? या वो भी नहीं लेंगे? पता नहीं। दोस्तों, हमने एक हफ्ते पहले अपनी वीडियो में कहा था कि हमास की लीडरशिप को कतर और तुर्की में निशाना बनाया जा सकता है। कतर पर तो हमला हो चुका है, क्या अब एर्दोगान के तुर्की का नंबर है? दरअसल एक्स प्लेटफॉर्म पर इसराइल की मशहूर हस्ती और पेशे से प्रोफेसर मीर मसरी के बयान ने तहलका मचा दिया। यकीन मानिए तहलका मचा दिया है। और इसको लेकर दूसरे अखबारों में आर्टिकल छप चुके हैं। मैं आपको आगे वो दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। तो मीर मसरी के तुर्की जुबान में लिखे बयान में ये लिखा गया एक दो लाइन में कि जो दोहा पर हमला करेगा यानी कतर पर, वो अंकारा पर भी हमला कर सकता है यानी तुर्की पर। इस बयान को इलाकाई मुल्कों के लिए खुली धमकी और इसराइल की उस पॉलिसी की मिसाल करार दिया जा रहा है जिसमें वो अपनी अंदरूनी बहरान को पड़ोसी ममालिक पर फौजी चढ़ाई करके बाहर निकालता है। यानी अपने यहाँ की जो उथल पुथल है उसे दूसरों पर हमला करके दबाने की कोशिश करता है। माहिरीन यानी कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा जुमला पूरे इलाके में एक नई तनाज़ा आफरीनी का दरवाज़ा खोल सकता है। और अगर किसी अरब या इस्लामी दारुल हुकूमत को निशाना बनाया गया तो उसके नतीजे पूरे मिडिल ईस्ट की सलामती पर संगीन असर डालेंगे। यकीन मानिए, तुर्की में भी जो हमास की लीडरशिप रहती है वो ख़तरे में, लेकिन अब इस हमले के बाद सब अलर्ट हो गए होंगे, ठिकाने बदल गए होंगे, सब कुछ कर दिया गया होगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की नौटंकी भी सुन लीजिए। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, पक्का कह रहा हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल का कतर पर हमला अमेरिका और इसराइल दोनों के मकसद पूरे नहीं करता। लेकिन अगले ही जुमले में डोनाल्ड ट्रंप बोले, हमास का खात्मा तो बड़ा ही काबिल तारीफ मकसद है। यानी पहले गम का इजहार, फिर हम और आखिर में पीस। पहले गम, फिर हम और आखिर में पीस यानी अमन। ट्रंप ने साफ कहा, यह फैसला नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। यानी जिम्मेदारी से बहुत ही फुर्ती से हाथ झाड़ लिया ट्रंप ने कि दूसरा दोस्त नाराज ना हो जाए जो जहाज देता है गिफ्ट में। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने कतर को अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका एलची स्टीव विटकॉफ लेट हो गया कतर को बताने में। अब ये बहाना था या हकीकत कोई नहीं जानता।
ہم آپ بتانے کے لیے اسٹیو وٹکاف کیا اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا تھا جو لیٹ ہو گیا؟ ہلکے چل رہا تھا اونٹ، کمال کے فون کر دیتا ہے یار۔ ٹرمپ نے قطر کی خوب مکھن بھی لگایا، قطر کی خوب تعریف بھی کر ڈالی اور کہا قطر بہت اعلیٰ، بہت بہادر، بہت رسکی کام کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کرکٹ کی کمنٹری کر رہا ہو۔ کیا شاندار کھیل رہے ہیں، بہت ہی اچھا دھوپ والا دن، اوہ بیٹنگ ان کی۔ آخر میں ٹرمپ نے دونوں طرف ہاتھ جوڑ دیے، قطر کو دلاسا دیا ایسا حملہ دوبارہ نہیں ہوگا، اور اسرائیل کو دعا دی اور کہا کہ نیتن نے کہا ہے کہ وہ پیس یعنی امن چاہتے ہیں، میرا حملہ کر کے امن کی بات کرنے والا یار سلامت رہے۔ ٹرمپ کی پھرتی کی طرح یہاں سے سن لیجئے تیزی سے۔ قطر ڈینائز وائٹ ہاؤس کلیم ٹرمپ سینڈ وارننگ بیفور اسرائیل's اٹیک۔ قطر نے سیدھا سیدھا جھوٹا اور مکار بازی قرار دیا ہے امریکہ کے بیان کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا کہ ہم نے اطلاع دی تھی، پہلے خبر آئی تھی، تو قطر نے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ جنہوں نے حملہ کیا اور جو ان کے سب سے بڑے محبوب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور امریکہ، انہیں پتہ تھا۔ ہم سے دوست دوست بھائی بھائی بولتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمارے یہاں حملہ کر رہے ہیں۔ قطر نے کہا کہ جھوٹ ہے، تبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بیان دینا پڑا، ہمارا ایلچی لیٹ ہو گیا، ہمارا جو انوائے ہے اسٹیو وٹکاف وہ بتانے میں لیٹ ہو گیا، پہنچ نہیں پایا۔ ایران کی طرف سے خبر آئی ہے، مہر نیوز ایجنسی کی، عباس اراغچی جو ان کے فارن منسٹر ہیں تیز ترار، انہوں نے کہا ہے کہ مسلم ورلڈ یونٹی اونلی وے ٹو ایڈریس اسرائیلی ریکلیسنس، کہ مطلب جو اسرائیل کر رہا ہے، جس طریقے سے ایگریشن کر رہا ہے، جو ظلم جاریت اس نے جاری رکھی ہوئی، اس سے نپٹنے کا ایک ہی سیدھا طریقہ ہے اور راستہ ہے، وہ ہے مسلم امہ کی یکجہتی۔ اب نہ ایران کے ماننے والے ایک ہیں اور نہ ہی یہ عرب اور باقی لوگوں کے ماننے والے ایک ہیں۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو جائیے، میری فیس بک پر پوسٹ ہے جو آیت اللہ خامنئی صاحب کا میں نے بیان دیا تھا کہ انہوں نے شیعوں کو کہا ہے کہ بی بی عائشہ کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو کسی کو گالی نہ دیں، اور جو انہیں گالیاں دیتے ہیں وہ لوگ مسلمان ہیں نہیں، وہ دشمنوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور جائیے دیکھیے اس پر ایک سے نام والے کتنی گالیاں دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے پھر یہ پٹتے ہیں تو چلاتے ہیں۔ اتنی بدتمیزیاں ہیں، نہ خامنئی صاحب کی مان رہے ہیں، نہ یکجہتی کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آیا، پہلے میں سمجھتا تھا پتہ نہیں کس بات کی دشمنی، اب سمجھ آیا ہے یہ دشمنی کیوں ہے اور ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ایسی نفرت پھر اس کا وہی نتیجہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ اتنی بدتمیزی، کسی کی بات نہیں سننا، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پھر آپ لوگ دوسروں کے لیے سرو کر رہے ہیں۔ 5%، 10% لوگ ہیں، میرے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں، میری اس پرسنٹیج کے بارے میں بعد میں رائے بدل جائے، لیکن 5-10% میں انہیں مان کے چل رہا ہوں۔ تو یونٹی تو کہیں ہے نہیں۔ IAEA چیف سیز اگریمنٹ ریچڈ ود ایران آن ریزیومنگ انسپیکشنز۔ IAEA کے چیف نے کہا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے ایران کے ساتھ، اور پھر سے واپس ایران میں IAEA کے انسپیکشنز شروع ہوں گے۔ ایران نیوکلیئر ایکٹیویٹیز میں کیا کیا کر رہا ہے، کہاں کہاں کر رہا ہے، اب اس سب کی پوری خبر IAEA کو ہوگی، UN کو ہوگی، ویسٹ کو ہو جائے گی۔ ایجپٹ ہیز بین میڈیٹنگ بٹوین، اب دیکھیے ایجپٹ کو گالی دینے والے لوگ، ایران اور IAEA کے بیچ مانڈوالی کون کر رہا ہے؟ ایجپٹ کر رہا ہے۔ ایران نے ہی تو اپنی مرضی دی ہوگی، تو IAEA کے بیچ اور ایران کے بیچ جو ڈسپیوٹ سالو ہو رہا ہے وہ ایجپٹ میں ہو رہا ہے۔ خیر یہ تو سیکنڈری خبر ہے، پرائمری یہ ہے کہ ایران نے اجازت دے دی ہے IAEA کو اپنے یہاں انسپیکشنز واپس کرنے کی، جس کے لیے باقاعدہ ایک ریزولوشن پاس ہو گیا تھا پارلیمنٹ میں، یا زیر بحث لایا گیا تھا کہ نہیں IAEA سے ہر قسم کا تعاون ختم کر دیں گے۔ یمن نے پھر سے حملے کیے ہیں، میزائل اور ڈرون اٹیکس کیے ہیں، اسرائیلی ٹارگیٹس کو ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یمن کے جو آرمڈ فورسز کے اسپوکس پرسن ہیں یحییٰ ساری، انہوں نے کہا کہ ہماری ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ القدس کے قریب گئی ہے، اور ڈرون اسٹرائکس نے بھی جو ہے کچھ ملٹری ٹارگیٹس کو ہٹ کیا ہے، جبکہ ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے اسرائیل کی طرف سے، نہیں ہم نے سب کو وقت سے پہلے مار کر گرا دیا، سب انٹرسیپٹ ہو گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گلوبل سمت فلوٹیلا جو جہازوں کا قافلہ غزہ مدد لے کر آ رہا ہے، فی الحال وہ ٹیونیشیا میں لنگر ڈالے ہوئے ہے، تو وہاں پر دوسری رات بھی لگاتار ایک جہاز پر اٹیک ہوا، اور کیا اس پر آگ لگی، کل والے میں ڈرون اٹیک بتایا گیا، پھر ڈرون اٹیک کو ڈینائی کیا گیا، لیکن اب پھر ایک جہاز پر آگ لگی، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ 2 منٹ میں اس آگ کو بجھا لیا گیا۔
غزہ میں حالات بہت خراب ہیں. غزہ کے حالات پر ہم پھر سے ایک اور ویڈیو بنائیں گے. آج قطر اور اسرائیل کی خبریں سر فہرست تھیں. پھر درجنوں لوگوں کا وہاں قتل ہوا ہے. غزہ میں عمارتیں توڑی گئی ہیں. غزہ سٹی کا سب سے برا حال ہے. دعا کیجیے, سلامت رہیے اور خوش رہنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ وہ آپ سے ہمیشہ خوش رہنے کو کہتا ہے. سلامت رہیے.